guys, how are you? Good morning. Today discuss the topic is ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या उसके एक्ट हैं और उसके रूल क्या हैं। हम लोग कौन से एक्ट में हम लोग क्या रूल फॉलो करेंगे, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं, हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का हिस्ट्री क्या है, इसको हमारे कैसे पास किया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस में मोटो से हम लोग इस ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट को पास किया है। उसके बाद हमारे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उनकी डेफिनेशन समझा है। उसके बाद हम देखिए कि हमारे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है विल बी इन्वॉल्विंग इन द टू पार्ट्स ए विल बिलोंग्स टू द टू पार्ट्स। वन इज द two acts. One is the Schedule 1 act and another one is the second act। ठीक है, second schedule act। तो first schedule act belongs to the list of the book name, second schedule belongs to the standard of the drugs preparations for manufacturing, selling, packaging, labeling, distributions all are। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए। उसके बाद हम लोग जाने कि हमारे जो शेड्यूल्स हैं उसमें जो एक्ट है, एक्ट के अंदर 23 रूल्स हैं। तो वो 23 रूल्स हमारे क्या क्या हैं, हम उसे किस तरीके से जानेंगे, हम कैसे फॉलो करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट कि हमारे जो शेड्यूल के अंदर 23 रूल है, शेड्यूल ऑफ द रूल आर बिलोंगिंग्स टू 23 दैट्स आर डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या आ रहा है, शेड्यूल ए। शेड्यूल ए में हमारा क्या होता है, शेड्यूल ए में हम लोग याद रखेंगे एप्लीकेशंस बेसिस में। ठीक है, तो अगर हम लोग ए स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशंस याद रखते हैं तो इससे क्या होता है कि शेड्यूल ए में हमारे जितने भी इशू करने की चीज़ें, लाइसेंस एप्लीकेशंस इशू करने की है और रिन्यूअल करने की है। मतलब हमें लाइसेंस यदि इशू करना है या रिन्यूअल करना है, हमें कोई शॉप खोलने के लिए परमिशन लानी है या परमिशन विड्रॉ करनी है, इन सभी चीज़ के लिए हमें एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी फॉर्म एप्लीकेशंस परमिशंस हमें शेड्यूल ए में मिलेगी। ठीक है, एप्लीकेशन इशू एंड रिन्यूअल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी स्टैंड्स फॉर, हम लोग बैलेंस याद रखते हैं। अगर बैलेंस का हम लोग ऑपोजिट देखते हैं तो क्या होता है, फी होता है। तो बी स्टैंड्स फॉर हम लोग बैलेंस से याद रखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी ड्रग्स की टेस्टिंग है, लेबलिंग है, ड्रग की टेस्टिंग है, एनालिसिस है, हमारी लेबोरेटरी में हम लोग जब भेजते हैं तो हमें कुछ फीस पेमेंट करनी पड़ती है। तो उस फीस का कुछ एक फिक्स्ड रेट होती है, फिक्स्ड प्राइस होती है, उतना ही हमें पेमेंट करनी रहती है। तो वो कितने, मतलब कौन सी टेस्टिंग के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे, कितने बैलेंस लगेगी, वो हमें शेड्यूल बी में पता चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सी स्टैंड्स पर हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम लोग सी स्टैंड्स पर क्या याद रखेंगे कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटेड हैं, तो हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट से याद रखते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट से याद रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सी में हमारे लिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स एप्लीकेबल फॉर द स्पेशल प्रोविज़न। तो हमारे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है एज पर पेरेंटली, वो हमारे शेड्यूल सी में
इंजेक्टेड होते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हैं, वो सारे जितने भी पेरेंट्रली हमारे इंजेक्ट होते हैं वो C1 में आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के, और C में आते हैं, और C1 में जितने नॉन पेरेंट्रली इंजेक्टेबल ड्रग्स हैं वो हमारे C1 में आते हैं बायोलॉजिकल ड्रग्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं D। ठीक है, D में हमारा क्या होता है, इसमें हम लोग एग्जिम्प्टेड, मतलब कि D में हम लोग क्या याद रखेंगे, जो हमारे ड्रग्स हैं, ड्रग्स की लिस्ट है फॉर्म में, हम लोग इंपोर्ट प्रोसेस के लिए हमें कौन सी रूल नहीं चाहिए, मतलब कि ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जिनकी कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होती है, नियम कानून नहीं होती है उसे इंपोर्ट करने की, लेकिन ऐसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जिनके नियम कानून होते हैं उनको इंपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो जो ड्रग्स की नियम कानून नहीं है उनकी लिस्ट हमें D में मिलती है, शेड्यूल D में, इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स एग्जिम्प्टेड फॉर द लिस्ट टू प्रोविजंस। ठीक है, तो इनमें कोई भी प्रोविज़न नहीं है, जिन ड्रग्स की कोई प्रोविज़न नहीं है इंपोर्ट करने के लिए उनकी लिस्ट हमें D में मिलेगी। सेकंड है हमारा E स्टैंड्स फॉर पॉइजनिंग पर। तो हम लोग एविल से यदि याद रखते हैं तो E में क्या होता है, हम लोग एविल लेते हैं तो एविल एक पॉइजनिंग मटेरियल है। ठीक है, तो हम लोग इसके यदि E स्टैंड्स फॉर एविल याद रखते हैं तो एविल 1 इज़ द पॉइजनिंग मटेरियल, तो हम लोग उससे याद रखते हैं E स्टैंड्स फॉर एविल। तो इसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ द पॉइजनिंग सब्सटेंसेस अंडर द आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम, मतलब कि हमें जो लिस्ट चाहिए पॉइजनिंग सब्सटेंस के वो क्या होंगे, उसमें अल्कोहलिक सब्सटेंस आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन के रिलेटेड जितने भी हमारे पॉइजनिंग हैं उनकी लिस्ट E1 में मिलेगी, लिस्ट ऑफ द पॉइजनिंग सब्सटेंसेस अंडर द आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन। ठीक है, F स्टैंड्स फॉर, हम लोग याद रखेंगे कि हमारा जो ड्रग्स है, ठीक है, F स्टैंड्स फॉर हम लोग फॉरेन सब्सटेंसेस याद रखते हैं। तो हमारे बॉडी में ब्लड यदि हम लोग बाहर से कोई ब्लड प्रोडक्ट या ब्लड हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो देट्स आर द फॉरेन मटेरियल। तो हम लोग F स्टैंड्स फॉर अगर फॉरेन याद करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे ब्लड बैंक में एप्लीकेबल हैं प्रोविजंस, रूल, रेगुलेशंस, वो उसका क्या है, ब्लड बैंक से ब्लड लेने की, ब्लड देने की, कि कोई एक ब्लड प्रोडक्ट को हमारे इंजेक्टेबल करने के लिए क्या रूल रेगुलेशंस है, उसकी सारी प्रोविज़न हमें F1 में मिलेगी। ठीक है, F में मिलेगी। एंड F1 में क्या होता है कि हमारे जो स्पेशल प्रोविजंस हैं एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, वैक्सीन्स, इन सभी का सीरा, इन सभी लिविंग एनिमल्स, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म, डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग को F1 में किया जाता है। तो F1 में हमारे जितने भी पेरेंट्रल वैक्सीन्स हैं उनकी टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस किया जाती है, जैसे कि हमारे वैक्सीन्स है, सीरा है, वायरल है, बैक्टीरियल है, इन सभी का हम लोग को F1 में उसकी प्रोविजंस मिलती है। F2 में हमें क्या मिलती है, हमारी जितने भी सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं उनकी स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस हमें F2 में मिलती है, सर्जिकल ड्रेसिंग की। और F3 में हमें अम्बेलिका टेप की स्टैंडर्ड मिलती है। ठीक है, और डबल F स्टैंड्स फॉर 2F स्टैंड्स फॉर हमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की स्टैंडर्ड मिलती है। हमें F में हमें E में क्या मिली थी, C में हमें ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट की जो भी प्रोविज़न थी वो में पता चली थी पेरेंट्रली इंजेक्टेबल के। और डबल F में हमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के स्टैंडर्ड प्रिपरेशंस पता चलेंगे। स्टैंडर्ड किस तरीके से हम लोग उसको प्रिपरेशन करेंगे उसका प्रोविज़न, उसका रूल रेगुलेशन हमें डबल F में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखते हैं G में। G स्टैंड्स फॉर गार्डियंस। ठीक है, तो गार्डियंस का मतलब क्या हुआ कि मतलब गाइड करना, कोई एक पेरेंट्स हो या कोई एक सुपरवाइज़र हो जो हमें गाइड करें,
तो उसी तरीके से हमें कोई एक लिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड टू यूज अंडर द मेडिकल सुपरवाइजन लेबल्ड अकॉर्डिंग टू। हम लोग को कोई भी मेडिसिन लेने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमारी मेडिकल गाइडेंस की सुपरवाइजन ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो प्रोडक्ट्स पे हमारी लेबलिंग है उसके बेसिस में हम लोग मेडिसिन लेते हैं, इनहेल करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, इनटेक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें सुपरवाइज की ज़रूरत है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जी स्टैंड्स फॉर गाइडेंस, मीन्स यहाँ पे गाइडेंस हमारे मेडिकल सुपरवाइजर हैं और हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे हमें सुपरवाइज करते हैं, हमें देते हैं, तभी हम उसे ले पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एच स्टैंड्स फॉर लिस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेस्क्रिप्शंस दैट शुड बी सोल्ड बाय द रिटेल ओनली द प्रेस्क्रिप्शंस ऑफ RMP। एच में हमें क्या मिलेगी, हम एच स्टैंड्स फॉर प्रेस्क्रिप्शन। तो जितने भी हमारे प्रेस्क्रिप्शंस के जो मतलब प्रेस्क्रिप्शंस में सब्सटेंस की लिस्ट है सोल्ड करने के लिए, रिटेल करने के लिए, उनकी लिस्ट हमें इसमें मिलेगी। RMP मतलब कि रिटेल ओनली द प्रेस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो उसकी लिस्ट में एच पे मिलेगी, शेड्यूल एच पे। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल एच। नेक्स्ट जे स्टैंड्स फॉर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जे स्टैंड्स फॉर हमारा क्या होता है, जानलेवा। ठीक है, हम लोग यदि जानलेवा का हिसाब से याद करते हैं तो ये क्या होता है कि हमारे ऐसे बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कि क्यूरेबल नहीं होते हैं, कि बहुत सारे ऐसे रेलिगेंट्स होते हैं जो क्योर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे कौन से डिजीज हैं उनकी लिस्ट हमें जे पे मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल हाइपरटेंशन है, कैंसर है, डायबिटीज है, ये क्या हमारे लाइफ टाइम बीमारी है। ठीक है, यदि हमें एक बार होती है तो हम हमेशा उसे मेडिसिन लेके जिंदा रहना पड़ता है, मेडिसिन के साथ जीना पड़ता है, या फिर हमारे जान लेने तक डिजीज रहते हैं हमारे साथ। तो इसीलिए हम लोग जे स्टैंड्स फॉर जानलेवा याद करते हैं। तो ये डिजीज सारे हमारे क्यूरेबल नहीं है, जो डिजीज हमारे क्यूरेबल नहीं है उसे हम लोग इसमें याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ड्रग्स शेड्यूल्स हैं के। ठीक है, तो के स्टैंड्स पर हम लोग ओके यदि हम लोग याद रखते हैं तो के स्टैंड्स पर क्या हुए, ओके मीन्स क्या, जितने भी हमारे मतलब ओके ड्रग्स हैं, जैसे कि हम लोग डी स्टैंड्स पर क्या याद रखे थे कि हमारे जितने भी एग्जिम्प्टेड ड्रग्स हैं, जैसे कि हमारे इंपोर्ट प्रोसेस के लिए जो ड्रग्स की में कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है उनकी लिस्ट हमें शेड्यूल डी में मिल रही थी। तो उसी तरीके से अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग प्रोसेस में अगर ऐसी कोई ड्रग्स हैं जिनकी कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उनकी लिस्ट हमें शेड्यूल के में मिलेगी। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ द ड्रग्स दैट्स आर एग्जिम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कोई भी प्रोविज़न नहीं रहेगी, उस सभी ड्रग्स की लिस्ट हमें शेड्यूल के में मिलेगी। नेक्स्ट है शेड्यूल एम स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, याद रखते थे एम। ठीक है, तो एम स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या होती है, हमारी जितने भी हैं GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट, क्या रिक्वायरमेंट है, प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, फैक्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रीमिसेस क्या है, उन सभी की लिस्ट हमें शेड्यूल एम में मिलेगी। मतलब कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की प्रीमिसेस की जो भी रिक्वायरमेंट लिस्ट है वो शेड्यूल एम में हमें मिलेगी। नेक्स्ट है शेड्यूल M1 स्टैंड्स पर क्या होता है,
रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। तो M1 में हमें जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल ए में तो हमें सारी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट की कोई भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट की प्रोविजंस रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस मिल पाएगी। शेड्यूल M1 में ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट फैक्ट्री प्रीमिसेस दिखाई देगी, पता है, ठीक है। नेक्स्ट M2 स्टैंड्स फॉर क्या होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री प्रीमिसेस हमें M2 में मिलेगी। M3 में रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइस जिसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है उनकी रिक्वायरमेंट उनकी फैक्ट्री प्रीमिसेस M3 में। तो हमें क्या याद रखनी है, M1 M2 M3। M1 में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की फैक्ट्री प्रीमिसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता चलेगी, उसकी लिस्ट हमें मिलेगी M1 में होम्योपैथिक मेडिसिन की। M2 में हमें हमारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस पता चलेगी, उसमें मिलेगी लिस्ट। एंड M3 में हमें मेडिकल डिवाइस की जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है फैक्ट्री प्रीमिसेस है उसकी रिक्वायरमेंट हमें M3 में मिलेगी। नेक्स्ट हमें देखते हैं N स्टैंड्स फॉर नीड मतलब क्या कि हमें जो हमारी फार्मेसी प्रोफेशंस की ज़रूरत, मतलब N स्टैंड्स फॉर नीड का मतलब क्या है, ज़रूरत। तो हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, कोई बिजनेस चलाने के लिए, कोई वर्क करने के लिए हमें उसकी नीड ज़रूरत पड़ती है, कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से N में क्या होती है, हमारी लिस्ट ऑफ द फार्मेसी रिक्वायरमेंट टू रनिंग द फार्मेसी प्रोफेशंस को रनिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उसकी लिस्ट हमें शेड्यूल N में मिलेगी, ठीक है। तो एक फार्मेसी की रनिंग के लिए, फार्मेसी प्रोफेशंस को गुड वे में चलाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या चाहिए उसकी लिस्ट हमें शेड्यूल N में मिलेगी, ठीक है। तो N स्टैंड्स फॉर नीड याद रखते हैं हम लोग, नीड मतलब ज़रूरत, रिक्वायरमेंट, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर ओ में क्या होती है, हमारी जितने भी ओल प्रोडक्ट मतलब कि डिटॉल, फिनॉल, लाइजॉल सारे डिसइंफेक्टेंट है। तो हमारी जितने भी डिसइंफेक्टेंट फील्ड हैं उनकी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हमें शेड्यूल O में मिलेगी। O मीन्स डिटॉल, फिनॉल, लाइजॉल, ठीक है। तो ये जो है डिटॉल, फिनॉल, लाइजॉल ये सारे हमारे डिसइंफेक्टेंट फील्ड है, तो इनकी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हमें शेड्यूल O में मिलेगी। तो हमें O स्टैंड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट याद रखना है, या फिर हमारे डिटॉल, फिनॉल, लाइजॉल इन सभी के एग्जाम्पल्स याद रख लेंगे तो भी हमें O स्टैंड्स फॉर समझ में आ जाएगा कि O से हमें हमारी डिसइंफेक्टेंट्स की स्टैंडर्ड प्रिपरेशन शेड्यूल में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठीक है। P मीन्स हमारी जो लाइफ पीरियड है, ठीक है। तो एक्सपायरी मेडिसिन लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग्स के बारे में हमें तो P स्टैंड्स फॉर पीरियड्स याद रखेंगे, टाइम ड्यूरेशंस याद रखेंगे तो हमें याद आ जाएगी कि हमें जो लाइफ पीरियड ड्रग्स हैं, कितनी एक्सपायरी ड्रग्स हैं उनकी लिस्ट हमें, मतलब कोई ड्रग्स की एक्सपायरी पीरियड क्या होनी चाहिए वो लिस्ट हमें शेड्यूल P में मिलेगी, उसकी जानकारी, ठीक है। शेड्यूल Q मीन्स कलर को Q के स्टैंड्स पर हम लोग कलर याद रखते हैं। तो कलर से क्या होगा, हमारी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस के लिए जो भी हमारे कलर यूज होते हैं, कलर की परमिटेड है उसकी लिस्ट हमें शेड्यूल के ऊपर मिलेगी, ठीक है। शेड्यूल R स्टैंड्स फॉर हम लोग याद रखते हैं रबर, ठीक है। जो हमारी इरेजेबल रबर है हम उसका याद रखते हैं। तो जितने भी हमारे कंट्रासेप्टिव मेडिकल डिवाइस है, रबर मतलब कि हमारा कंडम होता है, तो कंडम इज ए कंट्रासेप्टिव प्रिपरेशंस। तो उसी तरीके से हमारे R में हम लोग अगर रबर का मतलब हुआ कंडम, रबर का मतलब हुआ कंडम,
तो कंडम्स क्या है, एक कंट्रासेप्टिव प्रिपरेशन है। तो हमारे आर में क्या मिलेगी, जितने भी हमारे कंट्रासेप्टिव मेडिकल प्रिपरेशंस है उनकी स्टैंडर्ड शेड्यूल आर में मिलेगी, और जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उनकी स्टैंडर्ड शेड्यूल R1 में मिलेगी, ठीक है। और कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस की शेड्यूल सुंदरता, एस स्टैंड्स फॉर हम लोग सुंदर याद रखते हैं, ब्यूटी याद रखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे सुंदर के लिए, ब्यूटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो शेड्यूल एस में हमारी जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं उनकी स्टैंडर्ड प्रिपरेशन शेड्यूल एस में हमें मिलेगी। शेड्यूल टी स्टैंड्स फॉर ट्री याद रखते हैं, ठीक है। ट्री मतलब क्या, पेड़, आयुर्वेदिक ट्री मतलब पेड़ में क्या होते हैं, हमारे पेड़ की जो भी जड़ी बूटी हैं उनसे हमारी मेडिसिन्स बनती है, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी जैसी। तो यहाँ पे शेड्यूल टी में क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर द आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए हमारी आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन की, उसकी लिस्ट हमें शेड्यूल टी में मिलेगी। शेड्यूल यू स्टैंड्स फॉर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, एनालिटिकल रिकॉर्ड है ड्रग्स की, उनकी रिकॉर्ड मिलेगी शेड्यूल यू में। जो मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स आर कमिंग फ्रॉम द शेड्यूल यू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेड्यूल U1 में हमें क्या मिलेगी, कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कौन कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुई है, किसकी एनालिटिकल हो गई है, इन सभी की रिकॉर्ड हमें शेड्यूल U1 में मिलेगी, ठीक है। शेड्यूल V स्टैंड्स फॉर हम लोग वैल्यू याद रखते हैं। तो जितने भी हमारे प्राइपरेटरी मेडिसिन्स हैं उनकी स्टैंडर्ड, वैल्यूएबल मेडिसिन्स हैं उनकी स्टैंडर्ड हमें शेड्यूल V में मिलेगी। प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ठीक है। शेड्यूल W, ठीक है। W में कि हम लोग क्या रखेंगे, जो हमारे ओमिटेड ड्रग्स है, लिस्ट ऑफ द ड्रग्स मार्केटेड अंडर द जेनेरिक नेम ओमिटेड, हमारे जो मार्केट में जेनेरिक नेम को ओमिट किया गया है उसकी लिस्ट हमें शेड्यूल W में मिलेगी। X स्टैंड्स फॉर साइकेट्रिक, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमारे जितने भी नारकोटिक ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, उनकी लिस्ट हमें शेड्यूल X में मिलेगी। और शेड्यूल Y स्टैंड्स फॉर इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल फॉर द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। तो शेड्यूल Y में हमें क्या मिलेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट के लिए जो भी न्यू ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, तो उनकी क्लिनिकल ट्रायल की क्या गाइडलाइंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमें उसकी जानकारी हमें शेड्यूल Y में मिलेगी। तो इन सभी जो शेड्यूल हैं, शेड्यूल A से शेड्यूल Y के अंदर, इसमें क्या होती है, हमें जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए कि हमारी जो गाइडलाइंस है कि हमें कौन सी ड्रग्स यूज़ करनी चाहिए, किसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कैसे सेलिंग करेंगे, इन सभी की रिक्वायरमेंट लिस्ट, प्रोविज़न, रूल, रेगुलेशन सारे हमें इन सभी शेड्यूल में मिलेगी सेपरेटली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैं उनकी क्या साइलेंट फीचर है, हम लोग का फीचर क्या है ये एक्ट को मनाने के लिए, इनकी एडेंडम को मनाने के लिए। तो सब्सिक्वेंटली एनहांसमेंट द पॉलिशमेंट, मतलब कि हमारे जो पनिशमेंट का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा था, उसको रिक्वायरमेंट सब्सिक्वेंटली डिक्रीज करने के लिए का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक बनाया गया है। ऐसे कि बहुत सारे ऐसे मतलब होते थे कि हमारे ड्रग्स के ख़राब इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के वजह से बहुत लोगों की जाने जाती थी, तो उस रिक्वायरमेंट को भी कम करने के लिए हमें इससे बनाई गई है। यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, इंपोर्ट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें ये ड्रग्स की बनाई गई है, ठीक है, एक्ट बनाई गई। नेक्स्ट है लाइफ इम्प्रूवमेंट for offenders involved in manufacturing, sale and distribution of superior and adulterated drugs like to causes grievous
First, minimum punishments of 7 years which may extend in the life imprisonment, provisions of the compensation to affect the persons। तो इन सभी के बारे में हमें इनमें साइलेंट फीचर है कि हमारी जो भी मतलब लाइफ सेविंग करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, लाइफ को सेव करने के लिए क्या प्रोविज़न होनी चाहिए, हमारी ईयर की इम्प्रिजमेंट क्या होनी चाहिए, पनिशमेंट के मिनिमम इम्प्रिजमेंट क्या होनी चाहिए, यदि हम लोग कोई रूल रेगुलेशंस नहीं मानते तो जो हमें इम्प्रिजमेंट दिया जाएगी उसकी मिनिमम पनिशमेंट क्या होनी चाहिए, सभी के बेसिस में हम लोग इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को मनाए हैं। ठीक है, तो जो हमारे एडेंडम है 2008 एडेंडम, तो उसमें एक्स्ट्रा हमारे जो भी मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं, कुछ एलिमिनेट किए हैं, कुछ एडिशंस हुआ है। तो क्या क्या न्यू एडिशंस हुए हैं एडेंडम में वो देखते हैं। तो 1982 के एडेंडम में हमारे क्या हुए थे, जो हमारे शेड्यूल हैं वो कौन से एडेंडम में क्या इंपोर्ट किए थे वो देखते हैं। तो 1982 में शेड्यूल ई, आई एंड एल were dropped, schedule G, H were revised and schedule X was introduced। तो क्या हुआ कि जो हमारे E, I और L था उसे ड्राफ्ट किया गया था 1982 के एडेंडम में, और G और H शेड्यूल को रिवाइज किया गया करके शेड्यूल X को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, शेड्यूल 1988 में हमारी जो एडेंडम थी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, उसमें क्या हुआ था कि शेड्यूल एम इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो उसमें हमारी शेड्यूल एम को ऐड किया गया था वाज एडेंडम, एंड शेड्यूल वाई pertaining to clinical trial of newer drugs formations was incorporated and schedule Y को इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, 2000 में हमारी शेड्यूल टी 2000 के जो एडेंडम है उसमें शेड्यूल टी ऑफ द आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन इंट्रोड्यूस्ड किए गए थे। शेड्यूल 2 को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 के एडेंडम में। 2011 के एडेंडम में क्या किया गया था, शेड्यूल एच एंड एक्स फॉर क्रॉबिंग द मिक्सचर्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स। तो इसमें शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द मॉइस्चरिंग ऑफ द एंटीबायोटिक। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और हमारे जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन का मतलब क्या है कि हमारे रैंडमली कोई प्रेस्क्रिप्शंस को प्रेजेंटेड करता है इन फ्रॉम ए रेडी फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग और एनिमल एंड विच नॉट इंक्लूड in the editions of the Indian Pharmacopoeia for the time beginning or any other pharmacopoeia authorized in this behalf by the central government। मतलब कि हमारे फार्माकोपिया के एडिशंस जो है उसमें कुछ इंक्लूड करना, कुछ एलिमिनेट करना, वो क्या हमारे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट, मेडिसिन के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बिहाफ में परमिशन देते हैं, ऑथराइज करते हैं और उससे हमें परमिशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से कमेटी बनाए गए थे, उस कमेटी में कौन कौन से मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं और उनकी फंक्शंस क्या है। तो जो भी आज हम लोग शेड्यूल पढ़े हैं उसे मोस्टली रिमेंबर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। हर एक फार्मा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस दिस चैप्टर्स विल बी कमिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो प्लीज़ बहुत केयरफुली होके तुम लोग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को समझो। एनी डाउट दे विल टेल इन द कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि मुझे इंस्पायर्ड मिले, मैं आपके लिए और नए नए वीडियो बना सकूं। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि उनकी भी डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू।